मंथली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का एक बार स्वागत है। अगर आप पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर जनवरी टू सितंबर होना चाहिए या फिर अगस्त तक तो हमको करना ही है, क्योंकि अक्टूबर में हम लोगों का पेपर है और सितंबर में पेपर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए अगस्त तक का करंट अफेयर हमें तैयार करना है। क्लियर है? तो जनवरी से और मई तक का करंट अफेयर ऑलरेडी आरओ पेपर के दौरान आप पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उन्हें बाद में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जून, जुलाई और अगस्त इन 3 महीने का करंट अफेयर डेली कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर किया था और इस सेशन में हम लोग अपने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और साथ ही में जो स्टेट के न्यूज़ हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हम बात करेंगे। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करता हूं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के इम्पॉर्टेंट हैं, क्लियर है? सो उन्हें मैंने पहले ही थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है। हालांकि सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, लेकिन वो भी जो हमारे काम के हैं, हमारी नज़र सबसे पहले उस पर होनी चाहिए। क्लियर है? जो भी आपकी काम की इन्फॉर्मेशन होगी वही मैं आपके साथ साझा करूँगा। बाकी ये PDF आपको अगर अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। अगर ये पेड बैच में है सो आप प्रण के पेड बैच में जाकर के वहाँ से ये चीज़ें ले सकते हैं। क्लियर है? हालांकि उनके टेलीग्राम ग्रुप पे डेली का डेली करंट अफेयर आपको मिल जाता है, बस मैं एक सीक्वेंस फॉर्म में आपके साथ इन चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, पहला जो आर्टिकल है हमारा इंटरनेशनल का, वो क्या है कि भारत के 160 सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए कहाँ पर भेजा गया है? कांगो के लिए रवाना किया गया है। क्लियर? इसमें 1 महिला डॉक्टर और 24 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर 160 सदस्यीय BSF की टुकड़ी को कांगो के लिए रवाना किया गया है। क्लियर? संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत। क्लियर? बात खत्म। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगले पॉइंट पे, पहली बार 3D प्रिंटिंग के माध्यम से दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत बनाया गया। ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में बनाया गया है। इमारत का नाम क्या है? तो इमारत का नाम टोर आल्वा है। इसकी ऊंचाई 98.5 फीट की है। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, एक बार इसकी आप ऊंचाई और कहाँ पर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए निर्वाचित किया गया है और ये निर्वाचन कितने वर्ष के लिए? 2026 से 2028 2 वर्षों के लिए चुना गया है, जिसमें भारत की मुख्य भूमिका क्या है? सतत विकास के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आयामों को बढ़ावा देना है। ये किसके लिए है? ये इस संगठन का मेन काम है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का। अगले पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं। PM मोदी की G7 बैठक में शामिल हुई हैं। हालांकि G7 बैठक का समिट कहाँ पर हुआ है? तो G7 बैठक जो हुई है, समिट, ये हुआ है कनाडा में। और कब हुआ है? तो जून 2025 में हुआ है। निमंत्रण किसने भारत को दिया था या आमंत्रण किसने किया था? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी के द्वारा फ़ोन पर यह आमंत्रण भारत को दिया गया। क्लियर है? ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 में जो टॉप रहे हैं वो टॉप में भारत मंडपम एक शामिल है। मतलब कहने का ये सेंस है कि ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 में टॉप 5 में भारत मंडपम एक है, ये कहना चाहते हैं। स्थान कहाँ पर है ओसाका? तो ये जापान में है। टॉप 5 में कौन कौन है? भारत, अमेरिका, इटली, जापान और फ्रांस। ये टॉप 5 मंडप हैं, ये आपको पता होना चाहिएगा। भारत मंडप को शामिल किया गया है। इसकी प्रस्तुति क्या है? तो ये किस लिए किया गया है? सांस्कृतिक विरासत, आयुर्वेद, इसरो, नवाचार एवं सतत विकास के लिए प्रस्तुति की गई है। साथ ही में ये निर्माता संस्था कौन सा है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। और ये एक्सपो की अवधि क्या है? तो 13 अक्टूबर 2025 तक ये एक्सपो चलेगा। क्लियर है? तो ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? जापान में किया जा रहा है। और टॉप 5 मंडपम में भारत भी एक शामिल है। क्लियर? फ्रांस ब्राज़ील की महासागर जलवायु पहल है, बस ये आप जानिएगा ये किसके लिए है? तो ये है, इसकी जो मेन पहल है वो है ब्लू NDC चैलेंज का शुभारंभ किया गया है। और ये शुभारंभ किन देशों के बीच आयोजक है? तो फ्रांस और ब्राज़ील के मध्य किया गया है। आगामी मंच कौन सा होगा? तो ये होगा COP30। और COP30 कहाँ पर सबमिट होने हुआ है? तो ये ब्राज़ील में हुआ है। क्लियर? इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केनिया, मैक्सिको,
पाउल सेल्स, साथ ही में इससे सहित 8 देश शामिल हैं। क्लियर है? बस आप ये जानिएगा कि WNDC चैलेंज किस देशों के द्वारा आयोजित किया गया है, तो फ्रांस और ब्राज़ील के द्वारा किया गया है। किस अवसर पर? COP30 के अवसर पर ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईरान पर इजराइल ने अभी हमला किया है कुछ दिनों के पहले। उस ऑपरेशन का नाम दिया गया सैन्य ऑपरेशन राइजिंग लायन नामक ऑपरेशन में 20,000 इजरायली विमानों ने हमला किया। अब आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि राइजिंग लायन का संबंध किससे है, तो ये इजरायली हमले से है। इजरायली हमला किस पर किया गया है? ईरान पर किया गया है। बस ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये आपका एक एलाइड इन्फॉर्मेशन है। जवाबी हमले में ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 2 स्टार्ट किया गया। इस प्रतिक्रिया में इजराइल ने जो हमला किया है उसके प्रतिक्रिया में ईरान ने 100 ड्रोन के जवाबी हमले दिए और इसी में सभी प्रकार के इजरायली के जो रक्षा प्रणाली रहा है उसको भी नष्ट करने का कार्य किया है। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वियतनाम बना ब्रिक्स का पार्टनर कंट्री। सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रिक्स, क्योंकि इस समय ब्रिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन चल रहा है। ये घोषणा किसने किया है? तो ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिसेंटली में अभी ये समिट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहीं पर ये वियतनाम को ब्रिक्स में पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। नई श्रेणी ब्रिक्स समिट 2024 रूस में पार्टनर कंट्री श्रेणी से बनाया गया था। वहीं पर अगर मैं वर्तमान में पार्टनर कंट्रीज़ की बात करूं तो कुल 10 पार्टनर कंट्रीज़ हैं, जिसमें वियतनाम, बेलारूस, बोल्विया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी लगातार कई देशों की यात्रा की है। उन देशों की यात्राओं में जो शीर्ष पर अभी रहे हैं जून में, वो है हमारा साइप्रस। 23 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने साइप्रस की यात्रा की है और सबसे खास बात है कि साइप्रस देश के द्वारा प्रधानमंत्री को कौन सा सम्मान दिया गया है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्रियस तृतीय का सम्मान दिया गया है और यह सम्मान पीएम मोदी का 23वां वैश्विक सम्मान है। कहने का सेंस है कि इससे पहले मोदी जी को 22 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भेंट क्या किया है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी रेशमी कालीन और चांदी का एक क्लच पर्स भेंट किया है, इतना आपको पता होना चाहिए। अन्य दौरों में मैं बात करूं, G7 सम्मेलन में साइप्रस यात्रा के बाद पीएम मोदी कनाडा पहुंचेंगे। ठीक है, साइप्रस में जब मोदी जी गए हैं तो वहां पर इन्होंने UPI की सेवा को लॉन्च किया है। मतलब साइप्रस में UPI को लॉन्च किया गया है और UPI की सर्विस कौन देता है? तो ये NPCI देता है। ये बात आपको जानना चाहिए। अन्य प्रमुख मैं समझौतों की बात करूं तो NSE इंटरनेशनल और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच में भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया गया है। वहीं पर क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल फ्लो में सहयोग की भी बातें कही गई है। अगर मैं साइप्रस की बात करूं कि साइप्रस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे खास बात है कि भारत में जो FDI आता है उस FDI में साइप्रस एक ठीक ठाक निवेशक के तौर पर भारत के लिए है, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं जानना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा क्या है? पीएम मोदी की क्रोएशिया यात्रा। ये तो साइप्रस यात्रा थी और फिर इसी के साथ में क्रोएशिया यात्रा भी रहा है। ठीक है, सबसे खास बात है कि किस प्लेस पर मोदी जी का गायत्री मंत्र के जाप के साथ स्वागत किया गया है, तो वो किया गया है क्रोएशिया में। ये बात एक सबसे इम्पॉर्टेंट है। बैठक कहाँ पर हुई है? तो क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेवा में हुई है। और किन किन क्षेत्रों पर बातें हुई हैं? तो डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बातें हुई हैं, अंतरिक्ष, रक्षा, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री बुनियादी ढांचा पर बात कही गई है। क्लियर है? उपहार के स्वरूप पे पीएम मोदी को फिलिप वेजेडिनकृत संस्कृत व्याकरण का एक पुनर्मुद्रण संस्करण भेंट किया गया है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी जब इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया है तो ईरान में जो भारतीय हैं उन भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित अपने देश लाना है। ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको जानना चाहिए।
अमेरिका का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। इसका सेंस ये है कि अमेरिका ये नहीं चाहता है कि इजराइल, मतलब अमेरिका ये नहीं चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करे। लगातार अमेरिका ईरान के ऊपर प्रतिबंधों पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है और वो ये चाहता है कि ईरान किसी भी प्रकार से अपने परमाणु कार्यक्रम में सफल ना हो पाए। इसलिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका के द्वारा चलाया गया है। और कहाँ पर चलाया गया है, तो उसका जो यूरेनियम संवर्धन केंद्र संयंत्र है उस पर यह ऑपरेशन चलाया गया है। क्लियर है। इसके द्वारा ये कोशिश की गई थी जो कि ईरान का परमाणु रिएक्टर है या वहाँ पे जो रिसर्च किए जा रहे हैं उस वाले अड्डे को समाप्त करने की बातें कही गई हैं। अब इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट ईरान का ऊपर जो अटैक हुआ है, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर कोई घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होती हैं तो उसके बहुआयामी परिणाम होते हैं। जैसे इजराइल ने अगर ईरान पे अटैक किया तो अमेरिका भी उसमें कूद पड़ा। अब अमेरिका ने कूदा है तो उसने उसका मेन उद्देश्य क्या है? अपनी दादागिरी दिखाना है। मेन रीज़न यही है। और अमेरिका का कोई खास लेना देना ईरान के साथ में नहीं है। हाँ, ये है कि इजराइल का ईरान के साथ में अपना कुछ समस्याएं हैं, वो एक वैलिड पॉइंट है एक दूसरे पर आक्रमण को लेकर के। लेकिन एक सबसे खास बात यह है कि हार्मुज जल संधि जो है वो आप देखेंगे उसको कौन काउंटर करता है या किसके आसपास जुड़ा हुआ है? वो फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। और ये वो रीज़न है जहाँ पर अभी कुछ दिनों से अशांति चल रही है या विद्रोह चल रहा है या गृह युद्ध जैसे, या फिर आप ये देखेंगे तो विश्व युद्ध जैसी स्थितियाँ व्याप्त हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हरमुज जल संधि से व्यापार हो रहे हैं वो व्यापार भी प्रतिबाधित होंगे। इसलिए पूरे विश्व में ये बातें चल रही हैं कि अगर किसी भी प्रकार से ईरान के ऊपर लगातार आक्रमण या हमले होते हैं तो जो हरमुज जल संधि से विश्व के अन्य व्यापार हो रहे हैं वो व्यापार प्रभावित होंगे। क्लियर। तो ये क्यों हरमुज जल संधि इतना इंपॉर्टेंट है? तो हरमुज जल संधि इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। सबसे खास बात है कि विश्व की तेल 30% और साथ ही में LNG का 33% प्रतिदिन इसी रूट से बाईपास होता है। और सबसे खास बात यह है कि इस पर भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भारत अपने कुल तेलों के आयात का 40% इसी मार्ग से करता है। क्लियर है। आगे बढ़ देखते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये मिडनाइट हैमर ईरान पर हमला किया गया है और किया किसने है? तो ये किया है अमेरिका ने। अभी जस्ट ऊपर हमने देखा है कि अमेरिका ने मिडनाइट हैमर से ईरान पर आक्रमण किया है। क्लियर। तो ये किसने किया है मिडनाइट हैमर से आक्रमण? ये किया है USA ने। और किस पर किया है? ईरान पर किया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ईरान के परमाणु क्षमताओं को नष्ट करना है। क्लियर। ये दो चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है कि ईरान इजराइल युद्ध विराम की घोषणा ऑलरेडी कर चुका है, जो कि हमने देखा है अपने ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? इसमें AIIB की नई अध्यक्ष बनी है झोंग जियासी। क्लियर। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और सबसे खास बात है AIIB के बारे में, जिसकी स्थापना 2016 में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य के लिए टिकाऊ आधारभूत ढांचों में निवेश करना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सबसे खास बात है कि ये महिला कहाँ की है? तो ये है चीन की। ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो सुखोई 30 MKI से है, ऑपरेशन सिंदूर से है। जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम यहीं पर देखेंगे। क्लियर है। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं तो ऑपरेशन सिंदूर में S-400 और सुखोई 30 की इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिला है, जिस पर लगातार भारत सरकार सुखोई MKI 30 और S-500 पर विचार कर रही है। क्लियर है। अगले हम सेक्शन पे बढ़ रहे हैं जो कि राज्यों के जो कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम नज़र डालेंगे। लद्दाख में डोमिसाइल और आरक्षण नियम अधिसूचित किए गए हैं। इसकी अधिसूचना किसने किया है? तो केंद्र सरकार ने लद्दाख में डोमिसाइल और आरक्षण नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें ये कहा गया है कि 15 वर्षों का अस्थायी निवास डोमिसाइल के लिए आवश्यक है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए पात्रता क्या है? तो पात्रता 7 साल शिक्षा प्राप्त करने वाले तथा 10वीं व 12वीं यहीं से देने वाले भी पात्र होंगे। साथ ही में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार, बैंक, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कर्मियों के बच्चे भी इसके लिए पात्र होंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि कच्छ में हड़प्पा पूर्व मानव बसावट के एक साक्ष्य मिले हैं। ये अध्ययन किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी कानपुर, आईयूएसी दिल्ली और फिर पीआरएल अहमदाबाद के द्वारा ये संस्थानों ने अध्ययन किया है। मुख्य खोज कहाँ पर किया गया है? तो कच्छ क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से लगभग 5000 वर्ष पूर्व एक मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। साथ ही में अन्य कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिली हैं? तो हमें सीपों के ढेर मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं और साथ ही में काटने, रगड़ने और फाड़ने वाले उपकरण व मूल पत्थर के कोर भी हमें यहाँ से मिले हैं। क्लियर है? विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट अभी कौन सा हुआ है? ये है MSC एरेना। पहुंचा कहाँ पर है? विंजिंग बंदरगाह पर पहुंचा है। कहने का सेंस ये है कि भारत का एक पोर्ट है विंजिंग बंदरगाह, और ये विंजिंग बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा एक कंटेनर पोर्ट अभी रिसेंटली में आया है और ये पहली बार आगमन किया है किसी भी दक्षिण एशियाई तट पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम व कृत्रिम कोरल रीफ ये कहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है? तो ये किया जा रहा है सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में। क्लियर है? जहाँ पर आप स्कूबा ड्राइविंग भी कर सकते हैं और भविष्य में मरीन टूरिज्म भी आप देख सकते हैं। दिल्ली का पहला ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना की गई, मतलब पहला इको पार्क की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। देश का पहला इको पार्क की स्थापना किया जाएगा और कहाँ पर? हुलाम्बी कला में। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि ई कचरे से निपटने के लिए, साथ ही में पर्यावरण अनुकूल व सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। और सबसे खास बात है कि भारत ई कचरा उत्पादन में विश्व के तीसरे स्थान पर आता है या तीसरे सबसे बड़ा देश है। ठीक है। बिहार में 2 नई सुरक्षा इकाइयों की घोषणा की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? साइबर अपराध व नशा कारोबार को रोकना है। क्लियर है? जिसकी स्वीकृति किसने दी है? केंद्र व राज्य गृह विभाग के द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है। पंजाब उद्योग क्रांति पहल की शुरुआत किया है। तो पंजाब उद्योग क्रांति पहल की शुरुआत कहाँ से की गई है? ये किया गया है मोहाली से। इसका प्रमुख उद्देश्य उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को सरल, तेज एवं पारदर्शी बनाना है। कान्हा टाइगर रिजर्व बाघों का सर्वोत्तम आवास क्षेत्र के लिए जाना जाता है। कहने का सेंस ये है कि जो मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व है, ये माना जा रहा है कि ये देश के सबसे बेहतर उन सुरक्षित क्षेत्रों में है जो बाघों के लिए उपयुक्त है। इसका प्रमुख कारण क्या है? शाकाहारी जीवों की प्रचुरता बाघों के आहार के लिए उपलब्धता मानी जाती है। क्लियर? और ये इसकी घोषणा किसने की है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ है, तो ये हमारे लिए एक दुखद समाचार है, लेकिन फिर भी ये हमारे एग्ज़ाम के लिए उतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर? आगे देखते हैं। बिहार पहला राज्य जो शहरी निकाय चुनाव में ई वोटिंग को अपनाएगा। कहने का अर्थ यह है कि ई वोटिंग को अपनाने वाला कौन सा राज्य अभी हुआ है रिसेंटली में? वो पहला राज्य बना है बिहार। ये किसके माध्यम से करेगा? तो एंड्रॉयड मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली के थ्रू किया जाएगा और ये अभी शहरी निकायों के चुनाव में प्रयोग किया जाएगा। किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही में फेस मैचिंग को भी प्रयोग किया जाएगा। फेस स्कैनिंग और ऑडियो ट्रेल के माध्यम से इन सारे टूल्स का प्रयोग किया जाएगा ई वोटिंग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कक्षा 1 में बुनियादी सैन्य शिक्षा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कक्षा 1 में मूल सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने का फैसला लिया गया है। हालांकि आप ये कह सकते हैं अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से मूल सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने का फैसला लिया है? तो वो महाराष्ट्र की सरकार ने लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्लोटिंग युग आंध्र प्रदेश की एक उपलब्धि रही है। कहने का सेंस ये है कि फ्लोटिंग युग आयोजन की जो वैश्विक मान्यता किसको मिला है? ये आंध्र प्रदेश को मिला। और कहाँ पर? ये कृष्णा नदी विजयवाड़ा पे स्थान पे किया गया है। अब कृष्णा नदी कहाँ से गुजरती है? आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ये भी आपको पता हो गया होगा। महाराष्ट्र में मांझी वसुंधरा 6.0 का अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, जलवायु जागरूकता और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इनमें 5 तत्वों को आधार बनाया गया: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश पर्या
केंद्रित है या कितनी अवधि के लिए किया गया है, तो यह 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 1 साल की अवधि के लिए यह अपनाया गया है या प्रारंभ किया गया है। उत्तराखंड ने पहली योग नीति को लागू किया है और इसकी घोषणा किसने की है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। त्रिपुरा बना है देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य। देखिए, अगर मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करता हूं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में के अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसमें जो भी राज्य 95% साक्षरता अचीव कर लेते हैं उन्हें पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जाता है। सबसे पहला राज्य कौन सा था, सबसे पहला राज्य मिजोरम था, दूसरा राज्य गोवा है और तीसरा राज्य आपका त्रिपुरा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो लद्दाख है। लद्दाख सबसे पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बिहाफ में। अंबुबाची मेला कहाँ पर लगता है, तो ये कामाख्या मंदिर आसाम में लगता है। आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये आसाम में किया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा ये है कि अमरावती में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना की गई है। ये किया कहाँ पर गया है, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नेशनल क्वांटम मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप तकनीकी उत्पादकता एवं संपत्ति का सृजन करना है। और साथ ही में किनके साथ ही किया गया है, तो IBM रिसर्च इंडिया और साथ ही में LTI मिंडट्री के साथ में किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो विजयवाड़ा क्वांटम वैली पे इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार बिहार से आपको विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशंस मिलते रहे। केंद्रीय बजट 2025-26 में 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन करने की बात कही गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य देश भर में स्वच्छ एवं विश्वसनीय परमाणु ऊर्जा का विस्तार करना है। हर राज्य में कम से कम एक परमाणु संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और सबसे खास बात है कि यह किस तकनीकी पर काम करेगा, तो SMR तकनीकी पर ये काम करेगा। सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का अभी रिसेंटली में आयोजन किया गया, तो इसकी घोषणा किसने की है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो मध्य प्रदेश के। इन्होंने इसकी घोषणा की है और यह पुरस्कार वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की जाने की बातें कही गई हैं। इसका आदर्श कौन है, तो इसका आदर्श सम्राट विक्रमादित्य से लिया गया है या उनके आदर्शों के लिए ये किया गया है। इसकी विशेषता क्या है, तो भारत का यह पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो उपरोक्त मूल्यों पर आधारित होगा। वो मूल्य कौन कौन से हैं, जिनमें सुशासन, दानशीलता, प्रज्ञा, न्यायप्रियता, विज्ञान बोध, संस्कृत प्रेम और लोक कल्याण के लिए किया जाएगा। समन्वय कौन कौन कर रहा है, तो मध्य प्रदेश की सरकार और भारत सरकार यह संयुक्त पहल है। ठीक है, सो हम लोग स्टेट और इंटरनेशनल न्यूज़ को यहाँ तक कवर किए हैं। अपने अगले सेशन में हम लोग यूपी के करंट को और जो हमारे मिसलेनियस हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।